क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य का जो पतन था ना, वो किसी बहुत बड़े हथियारों वाले विद्रोह से नहीं, बल्कि मतलब मुट्ठी भर नमक और एक जिद्दी किसान की वजह से हुआ था। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर सच है ये। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम ठीक इसी बात का विश्लेषण करने वाले हैं। हमने एक वर्चुअल क्लासरूम जैसा सेटअप किया है आज, और जो स्लाइड्स मेरे सामने स्क्रीन पर है उनमें ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ डायरियों के अंश हैं। और हमारा मिशन आज बस ये समझना है कि 1915 से 1948 के बीच मतलब ऐसा क्या बदला जिसने पूरे सिस्टम को पलट दिया। हाँ, क्योंकि एक समय था जब राजनीति सिर्फ एलीट लोगों के या कहिए पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम तक सीमित थी, और फिर वो एकदम से सड़कों पर आ गई, एक बड़ा जन आंदोलन बन गई। सही कहा। और जो लोग आज इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम केवल तारीखें या साल नहीं रटने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन घटनाओं के पीछे का मनोविज्ञान समझाऊं। बिल्कुल, मतलब हम डिकोड करेंगे कि क्या चल रहा था दिमाग में। तो चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं, जो अभी मेरी स्क्रीन पर है। ये गांधी जी के भारत आने से ठीक पहले का दौर दिखा रही है। हाँ, अगर हम उस समय की कांग्रेस को देखें ना, तो वो पूरी तरह से 3P मॉडल पर चल रही थी। 3P यानी प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। एकदम सही। प्रार्थना करना, याचिकाएं लिखना और बस थोड़ा बहुत विरोध कर देना। मतलब ये तो पूरी तरह से एक पढ़े लिखे एलीट वर्ग का ऐसा क्लब लग रहा है जो बस चिट्ठियां लिखने में यकीन रखता था। हाँ, क्योंकि उस समय के जो नेता थे ना, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली बहुत निष्पक्ष है। मतलब वो संवैधानिक दायरे के अंदर ही काम करना चाहते थे। अच्छा। पर जब 1915 में गांधी जी आते हैं, तो स्लाइड 2 में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है। उन्होंने इस एलीट संस्था को एक अखिल भारतीय जन आंदोलन में बदल दिया। और वो भी पूरी तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट एक्शन के जरिए, यानी संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर सीधे तौर पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करना। जी बिल्कुल। इसे अगर मैं आज के हिसाब से समझाऊं, मतलब मान लीजिए किसी कंपनी के कर्मचारी मैनेजमेंट से परेशान हैं, तो अभी तक वो सिर्फ ईमेल कर रहे थे या मीटिंग रूम में शांति से शिकायत कर रहे थे। जी, ये वो पुराना 3P मॉडल हुआ। हाँ, ईमेल और पिटिशन वाला मॉडल। फिर एक नया लीडर आता है और कहता है कि ये ईमेल करना बंद करो, हम सीधे हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम हमारे काम करने पर टिका है ना। हम काम बंद करेंगे, सिस्टम खुद ठप हो जाएगा। ये एनालॉजी एकदम से ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रत्यक्ष कार्रवाई में कोई हिंसा नहीं थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उनका जो सत्याग्रह था ना, वो कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि वो एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र था, अंग्रेजों के नैतिक अहंकार को तोड़ने के लिए। नैतिक अहंकार को तोड़ना मतलब वो अंग्रेजों को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, एकदम। और इसके 2 मुख्य स्तंभ थे। सत्य, जिसे वो सोल फोर्स या आत्मा की शक्ति कहते थे, और अहिंसा। और अहिंसा का मतलब यहाँ कुछ ना करना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। वो इसे एक्टिव लव या सक्रिय प्रेम मानते थे। ये सब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। उनकी 1909 की किताब है ना, हिंद स्वराज। हाँ, हिंद स्वराज। उसमें तो उन्होंने साफ लिखा था कि भारत पर अंग्रेजों का राज उनकी ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि भारतीय खुद उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। सही बात है। ये बहुत क्रांतिकारी सोच थी। और अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का भी बहुत गजब इस्तेमाल किया। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सब अखबार लोगों की सोच बदल रहे थे। और एक फैक्ट मैं यहाँ जोड़ दूं, जो लोग टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं, 9 जनवरी 1915 को जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे ना, उसी दिन की याद में आज हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो भारत आने के बाद उन्होंने तुरंत कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा। पहले उन्होंने देश को समझा। तो अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। चंपारण सत्याग्रह, 1917 का समय। ये तो मतलब सिस्टम के खिलाफ एक आम आदमी के खड़े होने की कहानी है। हाँ, वहाँ समस्या तिनकटिया प्रथा की थी। तिनकटिया प्रथा, जहाँ किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, करीब 15% जमीन पर। और वो भी सबसे उपजाऊ जमीन पर। इससे जमीन बंजर हो जाती थी और दाम भी सही नहीं मिलते थे। किसानों के लिए तो ये आर्थिक मौत थी। और बताए, अक्सर लोग सोचते हैं, मतलब एक आम गलतफहमी है कि गांधी जी को चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया था। हाँ, ऐसा लगता है सुनने में। लेकिन जो दस्तावेज हमारी स्लाइड में है वो बताते हैं कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला नाम के एक बहुत ही जिद्दी किसान ने उन्हें बुलाया था। वो पीछे ही पड़ गए थे उनके। बिल्कुल। और यहीं से राजनीति महलों से निकलकर खेतों की पगडंडियों पर आ गई। वहां जाकर उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने तो बाकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर एक जांच समिति बनाई थी ना। हाँ, हजारों किसानों के बयान लिए, एकदम डेटा और सबूतों पर बात की।
और नतीजा ये हुआ कि सरकार को पहली बार झुकना पड़ा, 25% अवैध वसूली वापस करनी पड़ी। यानी ये भारत में उनकी पहली सफल सविनय अवज्ञा थी। और इसी सफलता के बाद तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सही कहा। ये उपाधि इस बात का सबूत थी कि भारत को जनता की नब्ज पकड़ने वाला नेता मिल गया है। अब अगर हम स्लाइड 4 और 5 की तरफ बढ़ें। हाँ, मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है। ये एक वर्ष में स्वराज और खिलाफत आंदोलन के बारे में है। तो ये पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। यहाँ गांधी जी ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने खिलाफत, जो कि एक धार्मिक मुद्दा था, उसको असहयोग के साथ जोड़ दिया, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी। बिल्कुल। लक्ष्य था विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, उपाधियां लौटाना और अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार करना। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। पर फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है। उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया। हाँ, गोरखपुर के पास। और इस एक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, और शायद हमारे साथ जुड़े लोगों के मन में भी आ रहा होगा, जब पूरा देश साथ खड़ा है, लक्ष्य बस मिलने ही वाला है, तो सिर्फ एक जगह की हिंसा के कारण पूरा आंदोलन वापस ले लेना, मतलब क्या ये एक बहुत बड़ी हार नहीं थी? युवा नेता तो काफी निराश हुए थे इससे। देखिए, सतह से देखने पर यह हार लग सकती है, लेकिन यहाँ हमें द सो वॉट लॉजिक या रणनीतिक वापसी को समझना होगा। रणनीतिक वापसी यानी स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। हाँ, गांधी जी जानते थे कि अगर आंदोलन हिंसक हुआ तो ब्रिटिश सरकार को इसे कुचलने का एक नैतिक आधार मिल जाएगा। ओ, समझ रही हूँ। मतलब सरकार दुनिया के सामने कह सकती थी कि ये लोग हत्यारे हैं, और फिर वो सेना का इस्तेमाल करके सबको कुचल देते। बिल्कुल सही। गांधी जी का मानना था कि लंबी लड़ाई सिर्फ एक अनुशासित और अहिंसक समूह ही लड़ सकता है। वो सरकार को हथियारों के इस्तेमाल का बहाना नहीं देना चाहते थे। तो मतलब वो लड़ाई को उस मैदान पर रखना चाहते थे जहां अंग्रेजों के हथियारों की कोई अहमियत ही ना रहे। ये तो बहुत ही गहरी रणनीति थी। हाँ, और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण हमें अगली स्लाइड में दिखता है। हाँ, स्लाइड 6 पर आ गए हैं हम। इस पर एक बहुत सुंदर नक्शा बना है दांडी मार्च का। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की यात्रा, 24 दिन और 385 किलोमीटर। इसे सफेद बहती नदी कहा गया था। सफेद बहती नदी, क्योंकि सभी 78 सत्याग्रही सफेद खादी पहने हुए थे। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नमक ही क्यों चुना गया? मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो शायद इसलिए क्योंकि नमक तो हर रसोई में होता है ना, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब। एकदम सही। नमक अमीर गरीब का भेद मिटाकर जन-जन को जोड़ता था। और दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने भी ऐसी ही यात्रा वेदारण्यम तक की थी। मतलब नमक तो उस दौर का सबसे बड़ा वायरल हैशटैग बन गया था। एक बहुत रोचक तथ्य मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी अपनी नॉलेज चेक स्लाइड से। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरासना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह हुआ था। हाँ, धरासना सत्याग्रह। वहां पुलिस ने सत्याग्रहियों पर बहुत बर्बरता की थी, लेकिन कोई पलटकर वार नहीं कर रहा था। इस पूरे दृश्य का आंखों देखा हाल एक अमेरिकी पत्रकार थे, वेब मिलर। उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। और जब वो रिपोर्ट छपी तो ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से नैतिक हार हुई। बिना हथियारों के गांधी जी ने दुनिया के सामने ब्रिटिश हुकूमत को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल। अब अगर हम स्लाइड 7 पर चलें, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, ये तो सबसे उग्र आंदोलन था ना? हाँ, क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव था। और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं, बल्कि भूमिगत हो गया। हाँ। अंडरग्राउंड। और ये स्वतः स्फूर्त हो गया, मतलब स्पॉन्टेनियस। जनता खुद ही नेता बन गई थी। बिल्कुल। अरुणा असफ अली, जिन्होंने ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराया, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, इन सब ने मिलकर आंदोलन को संभाला। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू भी है जो मैं तटस्थ होकर बताना चाहूंगी, जो हमारी स्लाइड 12 पर है। इस आंदोलन का 3 समूहों ने विरोध भी किया था और सबके कारण अलग थे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इतिहास कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। पहला था मुस्लिम लीग, जिन्हें विभाजन चाहिए था। दूसरी थी हिंदू महासभा, जिन्हें लगता था कि युद्ध के समय देश में आंतरिक अव्यवस्था फैल जाएगी। और तीसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई। सीपीआई का कारण अंतर्राष्ट्रीय था। वो सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे, जो उस समय ब्रिटेन के साथ मित्र देशों में शामिल था। तो ये तथ्य दिखाता है कि उस समय के राजनीतिक समीकरण कितने जटिल थे। सच में बहुत जटिल थे। अच्छा, स्लाइड 8 पर आते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स यानी रचनात्मक कार्यों की बात है। तो क्या पूर्ण स्वराज का मतलब सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों को बाहर निकालो और सत्ता ले लो? बिल्कुल नहीं। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता तभी टिकेगी जब समाज अंदर से मजबूत होगा।
इसलिए उन्होंने 18 सूत्रीय सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम बनाया सर्वोदय। जिसमें सांप्रदायिक एकता, छुआछूत मिटाना, नशाबंदी ये सब शामिल था। हाँ, और बुनियादी शिक्षा, जिसे नई तालीम कहा गया, खादी और ग्रामोद्योग भी इसका बड़ा हिस्सा थे। यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, अक्सर लोग सोचते हैं कि देश बन रहा है तो सेना चाहिए होगी, लेकिन नॉलेज चेक स्लाइड डेरा के मुताबिक इस 18 सूत्रीय कार्यक्रम में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनका स्वराज पूर्णतः अहिंसा पर आधारित था। वो समाज को नैतिक रूप से मजबूत करना चाहते थे, हथियारों से नहीं। तो हमने देखा कि कैसे समाज अंदर से मजबूत हो रहा था। लेकिन हमारी आज की इस क्लास की अंतिम स्लाइड 9 एक बहुत ही दुखद घटना पर है। हाँ, 20 जनवरी 1948, दिल्ली का बिड़ला हाउस। शाम की प्रार्थना सभा का समय, शाम के 5:17। नाथुराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाईं और उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। इस घटना के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि गांधी जी को अपनी मृत्यु का आभास था। अपने आखिरी 10 दिनों में उन्होंने 14 बार इसका जिक्र किया था। 14 बार? मतलब वो जानते थे? हाँ, क्योंकि उन पर पहला हमला 30 जनवरी को नहीं, बल्कि ठीक 10 दिन पहले 20 जनवरी को ही हो चुका था। ये तो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक व्यक्ति जिसने दुनिया को अहिंसा सिखाई, उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है, फिर भी उसने सुरक्षा नहीं बढ़ाई और मुस्कुराते हुए गोलियों का सामना किया। यही उनका सोल फोर्स था, जिसके बारे में उन्होंने शुरुआत में बात की थी। तो आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे याचिकाएं लिखने वाली राजनीति एक ऐसे जन आंदोलन में बदल गई जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना हथियारों के झुका दिया। मैं स्क्रीन से प्रेजेंटेशन अब बंद कर रही हूँ। और क्लास खत्म करने से पहले मैं सीखने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आज के युग में जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ शोर मचाते हैं। गांधी जी की रणनीति दिखाती है कि सच्चा बदलाव तब आता है जब आप सामने वाले के नैतिक आधार को चुनौती देते हैं और साथ ही अपने समाज को रचनात्मक कार्यों से मजबूत करते हैं। मतलब सिर्फ विरोध काफी नहीं है, निर्माण भी जरूरी है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज के समय की सक्रियता इस तरह के रचनात्मक 18 सूत्रीय कार्यक्रमों के बिना अधूरी है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।